China's trade surplus has crossed $1 trillion in just 11 months. ये एक ऐसा आंकड़ा है जिसने दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट को सरप्राइज कर दिया है। एंड थैंक्स टू द पीआर ऑफ चाइना, पूरी दुनिया में छपे तमाम आर्टिकल्स में आज ये बात हो रही है कि कैसे चाइनीज इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ने पूरा डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया है और चीन के ट्रेड सरप्लस को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? ऐसा लगता तो नहीं है। कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने एक ट्वीट कर इस पर बहस छेड़ दी है। चलिए डिकोड करते हैं कि चीन के इस सरप्लस के पीछे करेंसी मैनेजमेंट का आखिर कौन सा गेम चल रहा है। इकोनॉमी से जुड़ा एक टर्म होता है करेंसी अंडर वैल्यूएशन, यानी करेंसी की वैल्यू जितनी होनी चाहिए उससे कम वैल्यू रखना। चीन के इस एक्सपोर्ट सरप्लस के लिए ये करेंसी अंडर वैल्यूएशन काफी हद तक जिम्मेदार है। इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक थ्योरी ये कहती है कि जब ट्रेड सरप्लस इतना ज्यादा हो तो करेंसी में बड़ा एप्रिसिएशन होना बनता है, लेकिन चीन के युआन के साथ ऐसा नहीं हुआ। नीलेश शाह ने अपने इसी ट्वीट में यह आंकड़ा दिया है कि पिछले 25 साल में युआन में सिर्फ 15% की ही एप्रिसिएशन हुई है, यानी सिर्फ 15% की ही मजबूती आई है। साल 2000 में इसकी वैल्यू 8.28 पर यूएस डॉलर थी और अब 7.07 पर डॉलर है। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे हुआ? तो किसी देश में करेंसी का मैनेजमेंट उस देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने इंटरवेंशंस और डेली बैंड फिक्सिंग के जरिए यह इंश्योर किया कि करेंसी में अप्रिसिएशन कम से कम हो। नतीजा क्या हुआ? तो हुआ ये कि चाइनीज एक्सपोर्ट ग्लोबली काफी सस्ता रहा और उससे चीन की डोमिनेंस भी ट्रेड में बढ़ती चली गई। चीन के एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से आज उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, जो एक वक्त पर टॉप पर रहने वाले जापान से भी काफी ज्यादा है। चलिए, जापान का जिक्र हुआ है तो उसके ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि करेंसी एप्रिसिएशन का उसकी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। पिछले सेंचुरी में जापान की इकोनॉमी को मिरेकल इकोनॉमी माना जाता था। एक मजबूत इकोनॉमी के लिए जितने फैक्टर्स होने चाहिए वो सारे फैक्टर्स इसके पास थे, मसलन हाई ग्रोथ, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जबरदस्त एक्सपोर्ट। और इसकी करेंसी यानी येन फ्री फ्लोट में थी, यानी वैल्यू जो थी वो मार्केट डिटरमाइंड थी। नतीजा ये हुआ कि येन में मैसिव एप्रिसिएशन हुई। जो येन 1973 में डॉलर के मुकाबले 360 का था, वो 1995 आते आते 70 पर यूएसडी रह गया। यानी $1 में पहले दूसरे देशों को 360 येन मिला करते थे और 1995 में सिर्फ 70 येन मिलने लगे। यानी दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट महंगा होने लगा और धीरे धीरे इसने जापान की एक्सपोर्ट इंजन की रफ्तार को ही बहुत कम कर दिया। यानी करेंसी एप्रिसिएशन ने जापान की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। अब जरा सोचिए कि अगर चीन का युआन भी फ्री फ्लोट करने लगे, यानी मार्केट डिटरमाइंड प्राइसिंग होने लगे, तो क्या इसकी एप्रिसिएशन सिर्फ 15% ही रहेगी? निश्चित तौर पर यह एप्रिसिएशन कहीं ज्यादा होगी और मजबूत युआन का मतलब होता चाइनीज गुड्स बाकी देशों के लिए महंगे हो जाते और एक्सपोर्ट घट जाता। फिर तो शायद ये $1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस की फिगर भी कुछ अलग होती और चीन की इकोनॉमी जो एक्सपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट है उसकी कंडीशन क्या होती, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अच्छा, अगर अंदाजा लगा लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब टू एनडीटीवी प्रॉफिट फॉर मोर सच स्टोरीज।